हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय बदायूं के भौतिक विज्ञान विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के एपिसोड में हमने फिजिक्स के फर्स्ट पेपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया था। आप सभी को समझ में आ गया होगा और आपने अपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस क्या हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की लिमिटेशंस हैं कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लासिकल स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस। केवल क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, केवल उसी में ये वैलिड है। और हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल we know the energy is represented by this formula. Total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. You know it very well. आप सभी ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है जब डायनेमिक पार्टिकल होता है जिसका मास m होता है और वेलोसिटी v होती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें m से हमने डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो न्यूमरेटर में एम बी बना है, दिस इज p द मोमेंटम, क्योंकि जो टोटल एनर्जी फंक्शन है वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का सम है। तो कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम के टर्म्स में इस काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। तो ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स दिस इज पी स्क्वायर डिवाइड बाई दिस 2m. दिस इज the notation of this kinetic energy we can use in the derivation now. And the form of this potential energy, you know, the potential energy, the formula of the potential energy is V equal to minus integration f dot dx. आप सभी जानते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस माइनस एक्स और f equal to minus alpha x. Alpha is some proportional constant. From these two equations 1 and 2 we can represent the potential energy in terms of this force.
it is V equal to half alpha x square. And now in representation of this kinetic energy, since we know for monoatomic gas molecules, uh, we have only translational motion is considered here. Translational motion means the रेखीय गति. ये हम आपको डिफाइन कर चुके हैं, अच्छी तरीके से बता चुके हैं इससे पहले के एपिसोड में. जिसने अभी तक इस चीज़ को नहीं पढ़ा हो, इसके पहले का एपिसोड देख लें, और उसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन के बारे में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की गई हैं उनको अच्छी तरीके से सीख लें. सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3. ट्रांसलेशनल मोशन होता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी. इसलिए वी कैन रिप्रेजेंट this kinetic energy in terms of the momentum coordinates like this with this formula. This the energy of translational motion. It is represented by 1/2m p x square plus p y square plus p z square in 3 dimensions. And now, so that this translational energy can be represented, simplify as this branch of this momentum coordinate is represented by the corresponding kinetic energy half kT. You know it very well. And for this coordinate branch, the corresponding kinetic energy will be also half kT. And also for this direction, the corresponding kinetic energy for momentum coordinate in z direction will be half kT. तो इस तरीके से हम देखते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी of any molecule depend on degree of freedom. How it can be? हम देखते हैं, it is, इसका हम सम करते हैं तो ये हमें कितनी मिलती है, 3/2 kT. दिस इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशनल एनर्जी हमें मिल गई 3 into the corresponding each factor of this corresponding kinetic energy, and conclude it comes 3/2 kT. For n molecules, means for Avogadro numbers, the mean energy per molecule is given by, and it is represented by ER will be the Avogadro number times. So this is 3/2 kT, and it can be represented by 3/2 nkt. And here nk will be the constant. It is known as the gas constant, so it can be represented by this 3/2 RT. Now, so moral specific heat can be represented by this formula Cv, specific heat at constant volume. It is del E over del T at constant V. तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और हमें ये सी भी मिल जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 R. इट इज क्लियर.
तो हम बात करेंगे सीधे सीधे मीन एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या होता है मीन एनर्जी? लेट अस सपोज, हमने मान लिया कि ए डायनेमिक पार्टिकल ऑफ मास m that having simple harmonic motion in a simple single direction or in a single dimension, the energy of the particle will be E, can be represented by this formula. You know it very well. In single direction, suppose this is in x direction, so the momentum of the particle, moving particle, dynamic particle will be px square. So the total energy is equal to px square upon 2m plus half alpha kx square. It is the potential energy. It is the sum of the total energy. Suppose it is equation A. It is the kinetic energy, you know it very well, and this is the potential energy, you know. This is having momentum in x direction, and you know this is having alpha is force constant. तो हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए केवल काइनेटिक एनर्जी के पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे भी ये एक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स टू डिस्क्राइब द oscillator in terms of classical mechanics, it is necessary to consider that the oscillator is in equilibrium with a heat reservoir at high temperature. यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जब अप्लाई करते हैं तो वो एक हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होता है, so that the mean kinetic energy of the one dimensional oscillator will be represented by this formula. You know it very well. हम इसको कल ड्राइव भी कर चुके हैं और आपको बताया भी है इसके पहले। तो where we are using here the beta is equal to 1 upon kt. What are the new limits here to be used of x and px? Those are taken between minus infinite to plus infinite, to be long calculation. Then what will be the mean energy? The mean expected energy will be within the limits minus infinite to plus infinite for position coordinates and minus infinite to plus infinite for this momentum coordinate. So it is written like this in one way with respect to dx and dpx, and you can represent this term, denominator term, like this also. तो हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम इंटीग्रल, स्टैंडर्ड इंटीग्रल प्रॉपर्टी से इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। कैन यूज दिस लिमिट विद दिस मोमेंटम पार्ट एंड विद दिस पार्ट कॉमनली, एंड सेकेंडली हम इसको इस पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट से के साथ में यूज करेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। दिस इज फॉर डी पी एक्स एंड दिस इज फॉर डी एक्स, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स के लिए,
और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए हमें करना यही होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार। तो इसलिए हमें इन दो फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना, इसको सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट 1/2m हेयर इज a, so that px square upon 2m is a px square इन above इक्वेशन। इसमें हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/2m में, एंड यहाँ पर भी हम अल्फ़ा y2 को हम इस फैक्टर को, इतने फैक्टर को अल्फ़ा y2, यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ भी y2 है, इसको हम ले लेते हैं d। सब्स्टिट्यूशन कर दें, इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। आप सभी लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं, इसको सिंपली कर सकते हैं। तो हमें मीन एनर्जी मिल जाएगी दिस टर्म विद दिस डिनोमिनेटर, दिस टर्म position for position coordinates with this denominator, and finally हमें ये मेन एनर्जी मिल जाती है। और फिर हम इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। क्या सोल्यूशन मिलता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी? स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है? माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, यू नो इट वेरी वेल। दिस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू, ये क्या होता है? हाफ रूट पाई बाई अल्फा क्यूब। एक प्रॉपर्टी ये होती है और एक प्रॉपर्टी ये होती है, हम दोनों को यूज कर देते हैं तो हमें एवरेज एनर्जी मिल जाती है ये। तो हम इसको इस टर्म्स में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ए क्या है, ए की जगह पे हमें क्या लिखना है? दिस इज द पार्ट ए को ए बाई के टी, यहाँ पर इस फैक्टर को हमें यहाँ बना लेना है, इसमें इस फैक्टर में। तो हमें पी एक्स स्क्वायर तो डी पी एक्स के साथ चला गया, तो ए वाई के टी बचा, ए वाई के टी, ए वाई के टी हमने यहाँ लिख लिया। अब वो ए वाई के टी की पावर ये क्यूब है पाई अपान इस ए वाई टी की पावर क्यूब। तो आप अगर इसको, और नीचे हमें मिलता है ये पाई बाई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ए वाई के टी रखेंगे तो पाई बाई ए वाई के टी आएगा। तो हम इस टर्म्स में इसको भी बना लेते हैं, तो हम ए वाई के टी की पावर क्यूब आता है, जैसे इस तरीके से आएगा पाई अपॉन ए वाई के टी की पावर ये क्यूब आएगा, है ना? इस तरीके से मिलेगा रूट के अंदर, और ये रूट के अंदर है, ये वाला टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप देख रहे हैं इसको ब्रेक कर सकते हैं हम इस टर्म को, स्क्वायर इनटू दिस टर्म। तो स्क्वायर वाला फैक्टर हमने बाहर ले लिया और ये 1 के साथ में इसको लिख लिया इस तरीके से, तो बाहर ए अपान के टी आ जाएगा स्क्वायर का रूट के बाहर, और अंदर ए अपान के टी बचेगा केवल। तो ए अपान के टी से ये टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, और ए से यहाँ ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हम इस पार्ट को लिख रहे हैं इन द सिमिलर मैनर, एकदम सेम एप्लीकेशन हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों इंटीग्रल हम यहाँ लगा देंगे, तो 1/2 bt। इसी तरीके से ये फैक्टर यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर पाई अपान बी अपान के टी की पावर क्यूब बनेगा। तो क्यूब को हम एक बार स्क्वायर और
B/KT में की पावर 1 में इसको ब्रेक कर लेते हैं इस टर्म को और स्क्वायर को बाहर ले आते हैं, तो हम ये वाला फैक्टर फिर हमारा सॉल्व हो जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और b से यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा, 1/2KT यहाँ बचेगा और 1/2KT इस टर्म में बचेगा। तो हमारा ये दोनों मिलते हैं 1/2KT और 1/2KT। इट इज़ द टोटल एनर्जी KT। दिस इज द मेन एनर्जी। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Now we come on atomicity of the gases. What is the atomicity of the gases? It is very common topic of physics and chemistry. So I would like to explain what is molecule. Molecule is the category can be defined like this कि कोई मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो कितने कैटेगरी के, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। और एटम्स होते हैं, हमारा कंपाउंड होता है। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम एटम्स होते हैं जैसा एटम होता है। और एटम्स को मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, ऑल मेटल्स, ऑल मेटलॉइड्स, few non-metalloids like helium, neon, argon, krypton, etc. And compounds means the different atoms. आप सभी लोग केमिस्ट्री जानते हैं अच्छी तरीके से, तो कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। तो हमें डिफाइन यहाँ करना है व्हाट इज डायटोमिक। डायटोमिक आपको बता दिया गया था, दीज आर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एंड ट्राइटोमिक, दीज आर द ट्राइटोमिक। कोई नई बात नहीं है, आपको इसके पहले एपिसोड में हम सब बता चुके हैं। तो हमें देखना है कि हम देखते हैं इसी तरीके से फॉर पॉलीएटॉमिक क्या होगा। यहाँ टेट्रा आएगा, टेट्रा एटॉमिक और भी इसके बाद आते रहेंगे। तो इसको हम एटम के लेवल पे डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है, उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते चले आ रहे हैं कि क्या है एटॉमिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एटॉमिसिटी, यू नो इट वेरी वेल। So the energy in terms of degree of freedom, you can express it with this formula: U is equal to Avogadro number into average kinetic energy of the molecules, and you can interpret it with this mind map. You know, monoatomic gases having only translational degree of freedom, and diatomic gases having translational degree of freedom as well as rotational degree of freedom. You know it very well. सभी लोग जान रहे होंगे, इससे पहले का एपिसोड आपने देख ही लिया होगा, नोट्स बनाए लिए होंगे, और अगर नहीं है तो आप उसको देख लें, उसको पढ़ लें, एक बार सुन के नोट्स बना लीजिए उसके पहले एपिसोड को। तो ट्राई एटॉमिक means polyatomic gases. It means the corresponding kinetic energy is half kT for 3. It is 3/2. It is 3/2 and it is क्या होगा 3/2, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, रोटेशनल में 2/2 है ना। 3/2 plus 2/2, this is 1, this is KT. Okay,
तो इट इज़, तो हमें बात समझनी ये है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। अब पॉलीएटॉमिक के लिए एक लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और रोटेशनल भी होता है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3, आपको बता दिया गया है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। और ये 3n-5 से वाइब्रेशनल कैलकुलेट करेंगे तो ये इसमें नहीं होता है ना, हमें नहीं मिलता है। इसी तरीके से नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमें ट्रांसलेशनल भी 3 होगा ही होगा, और रोटेशनल आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं, ये भी 3 है। इस तरीके से हमें वाइब्रेशनल मिलता है, और वाइब्रेशनल हम निकाल लेते हैं पॉलीएटॉमिक के लिए। एक वाइब्रेशनल होता है। हम ये देखते हैं, हमें बात यहाँ पर समझनी क्या है, ये जो एजम्पशन है, ये जो क्राइटेरिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, माने रूम टेम्परेचर पे क्लासिकल मैकेनिक्स में इंटरप्रेटेड होता है। इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी हाफ kT होती है। और ये जो वाइब्रेशनल पार्ट है, ये हाई टेम्परेचर पर इंटरप्रिटेशन होता है इसका, ये चीज़ समझने की है। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी तो हम लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दोनों के लिए इंटरप्रिटेशन केयरफुल्ली करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा कर लेने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। Now, if each molecule of a gas possesses n degree of freedom, then the average total kinetic energy per molecule is given by this formula, E is equal to Avogadro number n into n molecules times this corresponding kinetic energy. तो ये क्या होगा? n/2 RT। सपोज दिस इक्वेशन बी। तो हम इसको अच्छी तरीके से पहले बता भी चुके हैं। तो the molecular specific heat of the gas at constant volume, you can find out the specific heat at constant volume with this formula, whatever u whatever t at constant b. It can be solved by simplifying with this d/dt of, हम u की वैल्यू लगा देते हैं, n/2 कितनी आई थी हमारी? RT। तो t का हमें विद रिस्पेक्ट टू dt हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी Cv की? n/2r। n/2r मिलती है। सपोज इट इज इक्वेशन सी। हमने इसको बी इक्वेशन को यूज करके इसको फाइंड आउट कर लिया। नाउ अप्लाइंग मेयर्स फार्मूला, हम मेयर फार्मूला अप्लाई करते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू r, ये मेयर फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमें Cp की वैल्यू कितनी मिलेगी? Cp इक्वल टू Cv प्लस r। तो हम Cv कैलकुलेट कर लेंगे। Cv हमें मिल ही जाएगा इस फार्मूले से। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम Cv की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उस मेयर फार्मूले की हेल्प से हम Cp की वैल्यू निकाल लेंगे। इन जनरल ये Cp की वैल्यू आती है n/2 प्लस 1 टाइम्स r। सपोज इट इज इक्वेशन E। किसी भी एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इस फार्मूले को यूज करके हमें Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसका हम यूज आराम से कहीं भी कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूले हैं। Hence the ratio of two specific heats of a gas, gamma
इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने पढ़ा है, आप इंटरमीडिएट से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमें एक नया फार्मूला मिल गया है आज गामा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो है n/2 + 1r / n/2r। दिस इज सी पी एंड दिस इज सी बी। तो सी पी अपॉन सी बी से हमें गामा का फार्मूला मिल गया है 1 + 2/n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा, भाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, n/2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, n/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन f मिलेगा। अब हमें गामा की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट करते रहेंगे किसी भी एटम के लिए। देखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मॉलिक्यूल के लिए हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन में होती है और उसकी n कितनी हो गई 3, n = 3। हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे n = 3 तो हमें गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/3, और 5/3 मिल जाएगी तो ये 1.66 होता है। आप जानते हैं मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.66 यूज करते हैं हम लोग। वैसे भी हमने यहाँ पर 2-3 तरीके बताए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक तो सिंपल फार्मूले से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला बताया था, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो आपके पास एनर्जी है उससे आपको सी बी मिल जाएगा, वो 3/2r मिल गया इस केस में, और सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, वो भी 5/2r होती है, जिसकी वैल्यू हमें ये मिल जाती है 1.66। तो ये 2-3 तरीके हो गए आपको फाइंड आउट करने के। इसी तरीके से आप डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल इज 3, फॉर रोटेशनल इज 2, तो n क्या हो गया टोटल 3 + 2 = 5। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए अब, तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7/5, इट इज़ 1.44। और दूसरा तरीका क्या है, आप सी बी निकाल लीजिए इस वाले फार्मूले से, d/dt एट कॉन्स्टेंट v, सी बी निकाल लेंगे तो सी बी आपको मिल जाएगा 3/2r, 3/2r मिल गया। तो हमें ये सी पी 3/2r + 2/2r मतलब 5/2r मिला हमें सी बी। तो हमें सी पी की वैल्यू कितनी मिल गई, सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, तो 5/2r प्लस दिस आर 7/2r, और 7/2r को हम सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, दिस इज तो हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइएटॉमिक के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल कितना है 3, एंड फॉर रोटेशनल कितना है 2, एंड फॉर वाइब्रेशनल कितना है 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ये कितना हो गया 3 + 2 + 1 = 6। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6। हम सीधे सीधे इस फार्मूले में लगा दें, हमें रेशियो गामा मिल जाएगा कितना 4/3, इट इज 1.33। या फिर हम यहाँ लगा लें, सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/2r + 2/2r + r, इट इज़ 6/2r माने 3r, और 3r फिर सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट इज़ 3r + r = 4r। तो क्या होती है सी पी अपॉन सी बी, गामा की वैल्यू क्या होगी सी पी अपॉन सी बी से निकाल दें 4r/3r, इट इज़ 1.33। सो सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, ये मेयर्स फार्मूले के आधार पर आप इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम और उनकी वैल्यू आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।